अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पौड़ी में बीती देर रात स्कूटी सवार हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 58 पर मुल्ला गांव के पास स्कूटी पर सवार दो शख्स अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल का इलाज जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। NH 58 पर मुल्ला गांव के पास यह हादसा हुआ और स्कूटी सवार दो शख्स गहरी खाई में गिर गए। एसडीआरएफ ने घायलों को खाई से बाहर निकाला, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है और दूसरे शख्स का इलाज जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई में हैं। वहीं सीएम आज चेन्नई के ताज कोरोमंडल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो करेंगे और देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। बुधवार को सीएम ने उद्योगपतियों के लिए विभिन्न समूहों से मुलाकात भी करेंगे और इस दौरान उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा है कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक नई नीतियां बनाई हैं। उद्योग जगत से जुड़े लोगों के सुझाव को शामिल करते हुए नीतियों में परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है। राज्य में रोड, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। वही चेन्नई के बाद सीएम धामी 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को गुजरात में भी रोड शो करेंगे। देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को होने वाले समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। हमने दिल्ली में भी इसी प्रकार का समिट का आयोजन किया था। उसके बाद लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में और आबू धाबी और दुबई में, और आज हम यहाँ चेन्नई में आए हैं तो यहाँ भी लोगों से मिलेंगे। कल रात को भी बहुत सारे समूह के लोगों से, उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों से मिले हैं और सभी ने उत्तराखंड में आने की बात कही है। आज दिन में सबसे बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक परिवेश है वो हमारा मिला हुआ है, उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों, और निश्चित रूप से व्यापारिक जो निवेश है वो तमिलनाडु से भी वहाँ आएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अवतार पार्थ सारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की है और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति और सुख शांति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की है। पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, नरसिंह, भगवान वराह की पूजा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी एक बार फिर नवंबर में केदारनाथ आ सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से ऐसा लगाव है कि वो खुद को उत्तराखंड से बाहर का नहीं समझते। उत्तराखंड दौरे में प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि मैं भी उत्तराखंडी हूं। ये कारण है कि वो उत्तराखंड आते रहते हैं, इस बार भी आएंगे तो हम सभी के लिए खुशी की बात होगी। पिथौरागढ़ की जनसभा में कहा कि मैं भी उत्तराखंड से हूं, मैं भी उत्तराखंडी हूं। यानी कि उत्तराखंड के प्रति उनका कोई इस प्रकार का है कि जैसे वो कोई अपने आप को उत्तराखंड से बाहर का कभी उन्होंने नहीं समझा है। अपने आप को उत्तराखंडी समझते हैं, इसलिए हर वर्ष वो हमारे यहाँ धामों पर आते हैं, हर वर्ष उत्तराखंड आते हैं। तो इस बार भी आएंगे तो बड़ा हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं सुबह 11 बजे, यानी कि अब से बस थोड़ी देर के बाद उपराष्ट्रपति GTCI हेलीपैड पहुंचेंगे और जहां से उपराष्ट्रपति गंगोत्री जाएंगे। दोपहर 12:45 पर उपराष्ट्रपति गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। उसके बाद आज रात को उपराष्ट्रपति का देहरादून में ही रात्रि विश्राम है। फिर 27 अक्टूबर को बद्री केदार जाने का भी कार्यक्रम है, वहां उपराष्ट्रपति पूजा अर्चना करेंगे और 27 अक्टूबर को देहरादून के FRI में कार्यक्रम जो होंगे उसमें शिरकत करेंगे। आखिरकार जमरानी बांध परियोजना की केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कई सालों से बांध का मामला अटका हुआ था, लेकिन अब ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 47 सालों से अटकी पड़ी हल्द्वानी की जमरानी बांध परियोजना को आखिरकार केंद्र ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का हल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक और बड़ा तोहफा दिया है। 70 के दशक से लंबे जमरानी बांध परियोजना को आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर जमरानी बांध की बेसलाइन को बनना है। ये गौला नदी है, बिल्कुल कलकर करके बह रही है और ये पूरे के पूरे हल्द्वानी और तराई भाबर को पानी की सप्लाई करती है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण जमरानी बांध को प्रस्तावित किया गया था यहाँ साल 1970 के दशक में, लेकिन तब से बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें गईं, कई सारे मंत्रियों ने प्रयास भी किए, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए बजट की मंजूरी दे दी है और बाकायदा एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। यहाँ पे लंबित पड़ा हुआ था कई सालों से, जो आज मतलब पूरा हुआ है जाकर के, और इससे यहाँ पे सबसे पहले अभी थोड़ी देर 2-3 घंटे ही हो रहे हैं, लेकिन इतने लोगों के यहाँ पे आए हैं कि बेरोजगारी के सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी का जो आलम छाया पड़ा है, ये उसमें सफलता मिल जाएगी। परियोजना पर कुल लागत करीब 2,584 करोड़ आएगी। इसमें 1,500 करोड़ केंद्र सरकार से मिलेंगे, बाकी धनराशि यूपी और उत्तराखंड की सरकारें देंगी। गोला नदी पर बनने वाली परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, तो हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या भी दूर हो जाएगी। इससे 63 मिलियन यूनिट बिजली भी पैदा होगी। ये जो वो जगह है जहां पर जमरानी बांध की बेसलाइन बननी है। बेसलाइन उस जगह को कहते हैं जहां पर एक तरह से पहली दीवार बनेगी जमरानी की, और यहां से फिर पानी भरता हुआ चला जाएगा और लगभग 10 किलोमीटर लंबी झील इस पे बननी है। बहुत बड़ा डूब क्षेत्र भी इसमें आना है, लेकिन हल्द्वानी की बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचना है और साथ ही न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचना है, क्योंकि वहां पर भी सिंचाई की सप्लाई होनी है। उसके अलावा पेयजल की सप्लाई भी इससे होगी। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तराखंड दौरे से लौटते वक्त अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में हो रहे सड़क निर्माण काम पर सवाल उठाए और कहा पहाड़ को सुरक्षित रखना जरूरी है। सरकार कम से कम इस बात का ध्यान रखेगी कि पहाड़ कैसे सुरक्षित रहें। विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर पहाड़ी गिरने लगे, सड़कें अगर बंद मिलें, तो किस नाम के लिए विकास है? विकास इसीलिए ना कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन जो विकास हुआ उसने असुविधा ज्यादा पैदा कर दी है। देहरादून से खबर मिल रही है, हरीश रावत यहां जॉली ग्रैंड अस्पताल में एडमिट हुए हैं। मंगलवार की रात बाजपुर के पास हरीश रावत का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें खतरे से बाहर बताया था और अब हरीश रावत देहरादून पहुंचे हुए हैं तो उन्हें फिर दिक्कत हुई है। हरीश रावत देहरादून की जॉली ग्रैंड अस्पताल में भर्ती हैं। यहां हरीश रावत की जांच की जा रही है। डॉक्टर हेमंत नौटियाल की निगरानी में जांच की जा रही है। कल हरीश रावत डिस्चार्ज हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हरीश रावत का हालचाल जाना। उत्तराखंड में मस्जिद, मदरसे, दरगाहों से जुड़ी जानकारी अब सूचना के अधिकार में मिल सकेगी। वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसका मैनुअल तैयार करना होगा।
पिरान कलियर से जुड़े मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह आदेश दिया है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है तो फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में कितना फंड आता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? जब इससे जुड़ी जानकारी आरटीआई में मांगी गई तो दरगाह मैनेजमेंट ने ये कहते हुए जानकारी देने से ही इनकार कर दिया कि वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली प्रॉपर्टी धार्मिक मामलों से जुड़ी है। फिर मामला सूचना आयोग पहुंचा, जिस पर अब सूचना आयुक्त ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के आदेश के 15वें पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों और संस्थाओं से जुड़ी जानकारी भी अब आरटीआई में देनी होगी। वहीं वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसके लिए मैनुअल तैयार करना होगा और नियंत्रण में चलने वाले मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इसके साथ वक्फ बोर्ड की जमीनों और संपत्ति की जानकारी भी आरटीआई में मांगी जा सकेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश को उम्मीद है कि पहली बार उत्तराखंड में आया ये फैसला जल्द पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली संस्थाओं पर लागू होगा। जी हाँ, फिलहाल ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड पर लागू हुआ है क्योंकि उत्तराखंड सूचना आयोग का आदेश है, लेकिन क्योंकि ये पहली बार ये ऑर्डर हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर पूरे भारत के लिए नज़ीर बनेगा और पूरे भारत में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं सभी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगी, जिसमें पारदर्शिता बहुत हो जाएगी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि वक्फ का मतलब क्या है और उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी और संस्था वक्फ में है। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है कि अल्लाह के नाम पर चल अचल संपत्ति दान करना। वहीं उत्तराखंड के 13 जिलों में वक्फ में कुल 5303 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जिनमें सबसे ज्यादा 1892 हरिद्वार जिले में, 1712 देहरादून में, 921 उधम सिंह नगर में, 451 नैनीताल में, 128 पौड़ी में, 53 अल्मोड़ा में और 59 प्रॉपर्टी चंपावत में। इन प्रॉपर्टी में पूरे राज्य में 1755 दुकानें, 1068 घर, 133 प्लॉट, 763 कब्रिस्तान, 705 मस्जिद, 96 मदरसे, 201 दरगाह और मजार और 69 ईदगाह शामिल हैं। साफ है कि अब इन सभी प्रॉपर्टी की जानकारी आरटीआई में मिलेगी, जिसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सही कदम बताया है। और मुझे लगता है एक बहुत सुंदर आदेश है कि सारे औकाफों से प्रॉपर सूचनाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए वक्फ बोर्ड भी, क्योंकि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा बोर्ड, सारी दरगाहें, सारे जो प्रॉपर्टीज हैं जो औकाफ में आती हैं, उनमें सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दरगाहें, मस्जिद, मदरसे और जमीनें मिलाकर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करीब 2500 प्रॉपर्टी है, जिन्हें अब आरटीआई में मांगने पर सूचना देनी होगी। फिलहाल इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह इसे लागू करने की बात दूसरे राज्य भी करेंगे। रुड़की से मनोज और कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बुधवार को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए, जहां तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल करने को लेकर चर्चा हुई है। प्रीतम सिंह जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ में पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण से जुड़े विधेयक के मामले में बनाई गई प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने का मामला गरमाया हुआ है। आखिर प्रवर समिति को क्यों मांगना पड़ा 2 महीने का और समय, आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के मामले में प्रवर समिति का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है, जिससे भले ही राज्य आंदोलनकारी नाराज हों, लेकिन सूत्रों की माने तो समिति इस विधेयक में आंदोलनकारियों के हित में कई बड़े परिवर्तन करने जा रही है। न्यूज 18 के हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक विधेयक में राज्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित को आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है, लेकिन समिति इसमें संशोधन कर सभी आश्रितों को इसका लाभ देने की बात कह रही है। आश्रितों में विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में इसका जिक्र नहीं था। विधेयक में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन समिति इसमें लोक सेवा आयोग के अधीन होने वाली भर्तियों को भी शामिल करने जा रही है। विधेयक में उन लोगों को सरकारी सेवा में लेने की बात की जा रही है जिनका 2010 में सिलेक्शन तो हो गया था,
लेकिन इस बीच हाईकोर्ट द्वारा आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण की इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। लैंग्वेज है या जो उसमें लिखा गया है उसको दोबारा से एक बार पढ़ के उसको इस तरह से करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन मिल पाए। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन बिल्कुल निश्चित रहे, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर हमारी जो समिति बनी है वो निर्णय लेगी। थोड़ा इस बात का भी आक्रोश होगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अभी तक हम लोग इसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार बहुत गंभीर है और उनको इतना भरोसा कम से कम औरों पर भी होना चाहिए, लेकिन मुझ पर तो होना ही चाहिए क्योंकि मैं वहां उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मेरे होते हुए आंदोलनकारियों का अहित हो नहीं सकता है। यानी कि देर भले ही हो जाए लेकिन विधेयक में कोई खामी न रहे, इसके लिए प्रवर समिति सभी कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, क्योंकि ऐसी ही कई खामियों के चलते 2010 में अचानक आरक्षण की इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और फिर 2015 में हरीश रावत सरकार जो विधेयक लेकर आई उसे भी 7 साल तक राजभवन में डंप कर दिया गया था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील न प्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने राजभवन में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने गवर्नर को सांस्कृतिक और खेल मेले में बतौर मुख्य अतिथि आने का न्योता दिया। उत्तरकाशी के मोरी में 15 नवंबर से 3 दिन के मेले का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जौनसार, बावर और गढ़वाल की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक समय से पहले ही टिकट के ऐलान की मांग करने लगे हैं। आखिर क्यों उठा रही हैं कांग्रेस विधायक ये मांग, ये रिपोर्ट में देखिए। लगातार 2 कार्यकाल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से दूर है। ऐसे में 2024 में वापसी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस विधायक पार्टी से जल्द टिकट के ऐलान की मांग कर रहे हैं, ताकि पार्टी और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जिताऊ माहौल तैयार किया जा सके। एक सीट के लिए तो कोई निर्णय नहीं हो सकता, वो तो पार्टी का जो हमारा सीईसी का निर्णय है, जो ऊपर हाईकमान लेगा, वो सबको मानना होगा। लेकिन अगर जल्दी टिकट घोषित होता है तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादातर कारगर सिद्ध होगा। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश तो एक कदम आगे निकलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर गंभीरता से मंथन कर रहा है, ताकि प्रत्याशी को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। ये कांग्रेस पार्टी में जो मेरे को सूचना है, हाईकमान में बात चल रही है, संजीदगी के साथ चल रही है। हम जो ये चुनाव 5 राज्यों के, इसको निपटने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र से इशारा मिल जाएगा और लोग तैयारी में लग जाएंगे। दरअसल 2024 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के लिए एक लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। बीजेपी पिथौरागढ़ में पीएम मोदी की रैली कराकर पहले ही माहौल तैयार करा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों का सुझाव पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है। भले ही कांग्रेस के विधायक पार्टी को ये सुझाव दे रहे हों कि समय से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढना है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस चुनौती से पार पा लेती है तो ही कांग्रेस का सपना 2024 में सत्ता में आने का पूरा हो पाएगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। जिस ओबीसी आरक्षण के विरोध में 1994 में उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ी, आज 29 साल बाद भी उसी ओबीसी के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वोटर को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार बहस चल रही है। इस मुद्दे पर 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में कांग्रेस दोनों ही ओबीसी वोटर्स को लेकर सियासत कर रही हैं। लेकिन बीजेपी एक कदम आगे निकलते हुए बाकायदा लिस्ट तैयार कर ओबीसी वोटर्स के बीच जा रही है। उत्तराखंड में भी इसी को लेकर तैयारी हो रही है। ये बात अलग है कि उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण के विरोध को लेकर ही उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ी थी।
जिसमें तब बीजेपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज 2 दशक बीतने के बाद बीजेपी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लेना चाहती है। प्रकार से जो ओबीसी समाज है, तो ओबीसी समाज के लिए तो अभी बड़ी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत काल में एक बड़ी योजना ली है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना के तहत हमने तय किया है कि हम समाज के उस वर्ग तक जो उनको मिलने वाली सुविधाएं, उस सुविधाओं को उन तक पहुंचा सकें। इधर 1994 में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता मानते हैं कि ओबीसी का मुद्दा ही उस आंदोलन का नींव का पत्थर था। उधर समाजवादी पार्टी, जिसकी 1994 में यूपी में सरकार थी, वो बीजेपी के ओबीसी प्रेम को लेकर चुटकी ले रही है। तो 27% का आरक्षण शिक्षा में भी देने की बात आई थी, कॉलेजेस में एडमिशन कराने की बात आई थी ओबीसी स्टूडेंट्स को। अब हमारी कठिनाई ये थी कि हमारे पास इतने ओबीसी स्टूडेंट्स नहीं थे जितना वो आरक्षण देना चाहते थे, और क्योंकि उतने अगर स्टूडेंट्स नहीं होते तो निश्चित तौर पर उतनी सीटें खाली रह जाती और जनरल की सीटें मारी जाती। इस विषय को लेकर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 27% आरक्षण यहाँ शिक्षा संस्थानों में दिया था। उस समय इन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया था। दरअसल ओबीसी का मुद्दा 1994 में इतना गर्म हुआ था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जीते जी अपने उत्तराखंड में बनी अपनी खलनायक की छवि से उबर नहीं पाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार सीट पर अपने लिए संभावनाएं तलाश रही समाजवादी पार्टी 1994 में ओबीसी हित में लिए गए अपने फैसले की एक बार फिर याद दिला रही है, तो बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।